नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम पदों पर रहकर राष्ट्र सेवा करने वाले और विद्या भारती के सचिव, प्रांतीय सचिव श्री जुड़ावन सिंह ठाकुर जी। भैया, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। फ्रंट पेज पर जो खबरें प्रमुखता से छपी हैं, पहले उसकी जानकारी आपको दे दें। सरकार ने मिमिक्री को मुद्दा बनाया, विपक्ष का सवाल हमारे मुद्दे कहाँ गए। इस हेडिंग से या इस तरह की इस खबर को अलग अलग हेडिंग से अखबारों ने नई दिल्ली से छापा है। विधानसभा का टिकट चाहते थे पर नहीं मिला, कांग्रेस से मोहभंग, नंद कुमार साय का इस्तीफा। कुछ घटनाओं से भारत अमेरिका के रिश्ते पर असर नहीं होगा, यह कहना है नरेंद्र मोदी का। नए वेरिएंट से खतरा नहीं पर भीड़ में मास्क पहने, WHO ने ये गाइडलाइन जारी की है। नई दिल्ली से खबर है। नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग पर फांसी, खत्म हुआ राजद्रोह कानून। लोकसभा ने आपराधिक कानूनों के स्थान पर लाए गए तीनों विधेयकों को दी मंजूरी। ये खबर भी प्रमुखता से अखबार में छपी है। आवारा हूँ, साल भर में 1 लाख को कुत्ते ने काटा, सिस्टम नहीं सुधरा। अब रायपुर, दुर्ग, भिलाई को रेबीज फ्री बनाने का प्लान। साय का कांग्रेस से इस्तीफा। नशे में धुत गुरुजी ने मरोड़ी बच्चे की गर्दन, कतार में खड़े कर गाली गलौज। मंडल संयोजक तत्काल मौके पर पहुंचे, मामला शांत करवाया। ये खबर जगदलपुर की है। आम आदमी की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा, बदहाल सड़कों को लेकर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस खफा। इसके अलावा राम मंदिर से जुड़ी हुई खबरें, अयोध्या से, काशी विश्वनाथ से जुड़ी खबरें और मथुरा से भी, चूँकि अभी कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के भी हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है सर्वे का, उससे जुड़ी खबरें भी अखबारों में है। उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं लोकसभा की। लोकसभा और राज्यसभा में जो कुछ हो रहा है उसको हम आप देख रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि ऐतिहासिक बहिष्कार है या ऐतिहासिक निलंबन है। उसमें भी ये बात बड़ी गंभीरता से की जा रही है कि उपराष्ट्रपति का मजाक जिस तरह से TMC के एक लीडर ने उड़ाया और उनके मिमिक्री को राहुल गांधी जी अपने मोबाइल में कैद करते हुए मुस्कुराते हुए जो देखे गए, फिर उपराष्ट्रपति का, धनखड़ जी का राज्यसभा के स्पीकर के रूप में अपना दर्द बयां करना, फिर जाट समुदाय का आंदोलित होना, ये सारी खबरों के बीच में खबर ये भी है ना कि मुख्य मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान हटाना चाहती। इस तरह की बात विपक्ष कर रहा है। कुल मिलाकर जिस महापंचायत से हम बड़ी उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि वहाँ बैठ करके हमारे हितों की, देश के हितों की रक्षा होगी, वहाँ बातचीत होगी, नए कानून बनेंगे, नई व्यवस्था होगी, वहाँ पे कुत्ते बिल्ली की तरह लोग लड़ रहे हैं। भैया, ऐसा एक तो सबसे पहले ये जो मिमिक्री की बात है जी, और अधिकांश निलंबन उसी में ज़्यादा हुआ, ऐसा मुझे लगता है जी। दोनों को मिला के है वो जो घुस गए थे जो बच्चे जी। तो वो तो एक उसको मान रहा है कि उस मुद्दा से ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया गया जी, लेकिन वास्तव में यानी उसको देखने से ऐसा लगता है कि यानी कितनी गिरावट आज ऐसे जो जिनको हम जनप्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं उनमें इस प्रकार की बात है कि देश के उपराष्ट्रपति और जो उनको समझाइश के लिए पहले भी बोल चुके थे कि मैं तो किसी स्तर तक भी आप लोगों के सामने नीचे आकर के बात कर सकता हूँ, और ऐसे व्यक्ति का इस प्रकार से उनको उसके नकल करके और इस प्रकार से बताना और राहुल जी जैसे को उसको प्रोत्साहित करना जी, उसका वीडियो बनाना, ये तो अपने आप में इतनी शर्मनाक घटना है कि इसको देखने से ही कोई भी नहीं बोलेगा कि ये गलत जो निलंबन हुआ या कुछ हुआ वो गलत हुआ है। ये स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में एक आक्रोश जागृत करता है कि देखने वाले टीवी में देख रहे तब ऐसा लगता है, तो वहाँ पर उनके मन को कितना ठेस पहुँचा होगा। और जो समाज के लोग भी इस प्रकार से कर रहे हैं तो स्वाभाविक है ये। इसलिए जो मुख्य बात से ध्यान हटाने की बात बोली जा रही है वो भी गलत है कि वहाँ पर भी जो हुआ है उसका समर्थन करना। इस प्रकार के एक आतंकी हो सकता है, आतंकी नहीं है, एक नाटक ही रहा है, लेकिन रिहर्सल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसको समर्थन देना ये स्वयं अपने आप में गलत है, बिल्कुल गलत है। अब उसमें तो ये बात कही जा रही कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनको आकर के सदन में इस पर बयान देना चाहिए, मांग है विपक्ष की। और पक्ष का कहना है कि चूंकि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष के उस प्रमाइसिस पे उनकी चलती है जी, तो उनसे जवाब लेना चाहिए और वो लोग जवाब दे रहे हैं, लेकिन मानने को जब कोई तैयार नहीं है तो उसको बहाना, जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि
बीवी से झगड़ा करना हुआ तो बोले रोटी में तूने नमक नहीं डाला है। तो वही स्थिति इस समय निर्मित हो गई है कि विवाद करना है यानी करना है, और ये परंपरा हमारे यहाँ रही विवाद की, बिना काम का मुद्दा बनाना। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थी वो भी करती थी, ये लोग भी कर रहे हैं, लेकिन ये अब ज्यादा हो रहा है। यानी ये विवाद करने के लिए एकजुटता तैयार करना ऐसा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और चूंकि मुझे लगता है कि ये अंतिम सत्र होगा, हो सकता है कुछ दिन के लिए बुलाए नहीं, तो अंतिम सत्र होगा इस लोकसभा का। मई में चुनाव होना है, जी जी 4 महीने का समय बचा हुआ, 5 महीने का आपके पास, तो आप वहां पे ऐसी बात करते जो राष्ट्र हित में होता, और आप स्वाभाविक है कि अगर अच्छी बात लेके जाते तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकृष्ट होता, उसका लाभ आपको मिलता। लेकिन कहाँ, अभी तो सिर्फ निपटाने में ही लगे हुए हैं लोग। एक और खबर है जो लोकसभा में बिल पेश किया है गृह मंत्री ने, नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग पर फांसी खत्म हुआ राजद्रोह कानून। राजद्रोह देशद्रोह को लेकर के कल बड़ी चर्चा हो रही थी कि राजद्रोह क्या है, देशद्रोह क्या है। तो उसको अमित शाह ने क्लियर किया कि राजद्रोह, चूंकि अंग्रेजों के समय में कानून लगाया गया था, लागू किया गया था, लाया गया था, तो उस समय इसको राजद्रोह कहा गया था, क्योंकि वो लंदन के इशारे पे सब कुछ हुआ करता था, इंग्लैंड की महारानी हमारी सब कुछ हुआ करती थी, तब इसको राजद्रोह माना गया था। लेकिन अब राजद्रोह नहीं बल्कि देशद्रोह है जी। तो राज और देश के बीच का जो अंतर है वो समझाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी कहाँ मानते हैं लोग, अभी भी वहाँ बैठे हुए लोग। ये राजद्रोह शब्द वास्तव में जब हमारे लोकतंत्र के पहले राजतंत्र जब था, और राजतंत्र में किसी प्रकार की इस प्रकार की बात आती थी जिसमें राजा के किसी उसको चोट पहुँचता है या राजतंत्र को खतरा महसूस होता है, तो वहाँ पर राजद्रोह होता था। उसी को अंग्रेजों ने और भी अपने ढंग से, वो भी एक प्रकार से अपने आप को राजा ही मानते थे। तो ये राजद्रोह जो शब्द है वो तो स्पष्ट ये करता है जी। अभी जहाँ तक बात है कि लोकतंत्र है, इसलिए जो भी इस प्रकार के द्रोह होगा जी, वो लोकद्रोह कहें या देशद्रोह कहें या ऐसा शब्द प्रयोग होगा। राजद्रोह उसमें परिभाषित होना, जैसे अब मैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक दृष्टि से बात नहीं करता, परंतु एक सामान्य दृष्टि से भी अगर विचार किया जाए तो आज कोई राजा है नहीं, और राज है तो लोकतंत्र का है। लोकतंत्र में लोक मर्यादा को भी जो उल्लंघन करते हैं, कुछ करते हैं जो देश के अपने अंतर्गत आता है कि उसको अपने संस्कृति को प्रभावित करने वाला है, देश को प्रभावित करने वाला है, तो उसको ये लोग राजद्रोह कहें, लेकिन वो देशद्रोह के अंतर्गत आएगा। जी जी, मतलब जैसे एक शब्द होता है ना, राजशाही और लोकशाही। जी जी, तब राजशाही नहीं है बल्कि अब लोकशाही है। तो वैसे ही अंतर राजद्रोह और देशद्रोह में भी होता है। और अब तो कोई राजा है ही नहीं जी, जो राजा थे उनको पटेल जी ने सबको बराबर कर दिया था, हमारे साथ शामिल कर लिया था। लेकिन कुछ लोग अभी भी राजा बनने की कोशिश करते हैं, चाहे राजनीति में हो और चाहे वैसे जिनका चला गया राजपाट, वो लोग अभी भी। बीच में आई थी ना खबर कि वो करणी सेना और ये लोग जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, तब वो समय गया, ठीक है आप खुश हो ले हम, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, राष्ट्रपति के वोट का भी उतना ही महत्व है जितना बीपीएल परिवार के और रामलाल का है जो झोपड़ी में रहता है। तो राजतंत्र में ये सब चीजें नहीं चलती, लोकतंत्र में। एक खबर अब चलिए, ये तो हो गई राजनीतिक बात, अब वो मूल बात जिसके लिए मैं जुड़ावन भैया को आज आमंत्रित किया हूँ। एक खबर है ना, अयोध्या एयर इंडिया की विमान सेवा 30 दिसंबर से, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 30 दिसंबर से अयोध्या हवाई अड्डे के से सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की है। इसके तहत 30 दिसंबर सुबह 11 बजे दिल्ली से फ्लाइट उड़ेगी और 12:20 बजे अयोध्या उतरेगी। अयोध्या से दोपहर 12:50 से उड़कर 14:10 पर विमान दिल्ली पहुंचेगा। ये शुरुआत है, उसको इंटरनेशनल विमानतल बनाया जा रहा है, उसको उसी तरह से तैयारी की गई, उसी तरह से बिल्डिंग तैयार हुई, उसी तरह की व्यवस्था वहाँ की जा रही है। और ये मान करके की जा रही, मान करके क्या, जान कर की जा रही कि होना ही है वो, कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लोगों के लिए वो बहुत बड़ा एक मरकज बनने वाला है, केंद्र बनने वाला है। वो धार्मिक, और फिर उसके बाद तो लोग जाते हैं तो उनको फिर थोड़ा पर्यटन की दृष्टि से भी, धार्मिक पर्यटन जिसको कह सकते हैं, उस दृष्टि से अयोध्या तैयार हो गया है या तैयार होने की कगार पर। अभी 2 महीना पहले मैं होके वहाँ से आया हूँ, काम तो अभी चल रहा है, लेकिन 22 जनवरी को वहाँ भगवान राम अपने निवास में, अपने आवास में विराजमान होंगे। इसको लेकर के वहाँ जो उत्साह का माहौल है उसको सोच सोच करके आप भी आनंदित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो यानी प्रश्न ही नहीं उठता जी। हर किसी के लिए आनंद का विषय है, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि भगवान राम
भारत की चेतना है, भारत की आत्मा है। चेतना को जागृत करने वाले ही उसके पूरे कार्यकाल रहे हैं। भाई भाई का परस्पर प्रेम, भरत और राम का एक दूसरे को राज्य देने के लिए लालयित, एक दूसरे को। आज परिस्थितियां जो निर्मित हुई है, अगर रामायण का हम पूरा दृश्य देखें तो हमारे राष्ट्र नायक, लोक नायक रूप में है। इसलिए ये जो एयरपोर्ट है या रेलवे लाइन के भी बहुत सारी ऐसे विशेष स्पेशल ट्रेन भी चलने वाली है। तो ये लोक सेवा के लिए इस प्रकार का जो एक मार्ग प्रशस्त सरकार के द्वारा हो रही है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा, तो वो किसी को भी, यानी हर किसी को सहूलियत देने का एक वो है कि अयोध्या पहुंचने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। बल्कि अभी तो ऐसा है कि संख्या को एक औसत स्थिति में रहे कि किसी दिन भीड़ बहुत बढ़ गई या किसी प्रकार का कोई वो हो गया, ऐसा भी ना रहे। तो उसको भी एक व्यवस्था बनाने की दृष्टि से भी वहाँ पर काम चल रहा है। सबसे आग्रह किया जा रहा है, जैसे अभी कल ही आया था कि आडवाणी जी को, जिनकी एक विशेष भूमिका उसमें रही, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को वो आमंत्रित भी किए और आयु को देखते हुए उनसे आग्रह भी किया गया कि आप आयु को देखते हुए यहाँ, अगर नहीं भी आएंगे तो चलेगा जी। मतलब एक आग्रह ऐसा भी है कि नहीं आने से भी चलेगा और आप आइए, दोनों प्रकार के आग्रह उनके प्रति है। तो ऐसे ही प्रत्येक देश के नागरिक को एक वहाँ पर पहुँचने की एक मन में भाव है और उसको जागृत करने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी लोग आने वाले हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए जो ये स्थितियाँ बनाई जा रही है व्यवस्था की दृष्टि से, ये बहुत अच्छा है और प्रशंसनीय कार्य है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी बीच बीच में हम खबरें भी दिखाते हैं कि बीच में कभी, आज से ठीक 1 महीने बाद कहना चाहिए जी जी कि देश में, देश ही नहीं सारे विश्व में जहाँ जहाँ ऐसे हिंदू समाज के लोग एक भाव जागरण में जो वर्षों से लगे हुए हैं, उनके लिए 22 जनवरी का दिन एक बहुत बड़े उत्सव का दिन होगा। पूरे देश में उस दिन एक हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा और एक आध्यात्मिक वातावरण हर मंदिर चौक चौराहे पर हो, इस प्रकार के दृश्य रहे, ऐसा प्रयास भी चल रहा है और कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। घर घर में निमंत्रण देने का भी एक कार्यक्रम बना है जो अभी मंडल स्तर तक पहुंच गए। वो जो अक्षत आया है वहाँ से एक लोगों को आमंत्रित करने के लिए अक्षत वहाँ से विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में कार्यकर्ता लोग लेके आए। उसको जिला केंद्र में रखा गया था, जिला से फिर खंड में गए, खंड से मंडल में गए, मंडल से अब गांव गांव में और फिर घर घर में उसको वितरण की ऐसी योजना बनी है। और उस योजना के अंतर्गत 22 जनवरी तक तो अपन कर ही लेंगे, लेकिन 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है देश भर में मंदिर को केंद्र मानकर करें, ऐसा आह्वान है। और वैसे बड़े बड़े स्क्रीन में चौक चौराहों में भी वहाँ जिस प्रकार से कार्यक्रम चल रहे हैं उसका एक लाइव टेलीकास्ट जो चलेगा उसको भी सब देखें, ऐसा लगे कि हम अयोध्या में ही हैं। भगवान राम के उस जन्मभूमि, उस पावन कार्यक्रम जो प्राण प्रतिष्ठा का होगा वो अपने आँखों से हम देख रहे हैं, ऐसा एक अनुभूति कराने के लिए भी अपना कार्यक्रम बना है और कार्यकर्ता सब देश भर में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस पल को अपनी आंखों से निहारने का सपना लेकर पता नहीं कितनी पीढ़ियां खप गईं जी। अब अवसर अगर आ गया है और किस्मत से आया है, कह लीजिए हमारी किस्मत है, देश की किस्मत है या ईश्वर की कृपा है, तो उस अवसर को हर आदमी अपनी आंखों में समा लेना चाहता है। जो आज की तारीख में जिंदा है, जो चले गए वो तो स्वर्ग से देखेंगे। अपने इस पीढ़ी के लिए तो एक गौरव का दिवस होगा जी कि जो लगभग 500 साल से जो हम देख रहे थे कि रामलला का वह जो है उसके बारे में कितना मैंने समाज में एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा का भी भाव था, संघर्ष का भी वातावरण बना, परंतु अंत में एक न्यायिक दृष्टि से उसको अपनी सफलता मिली और आज राम मंदिर बनकर तैयार है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, जिसके लिए आपने जैसे कहा कि वर्षों से और कितने अपने बलिदान उसमें हुए, लोगों ने उसको एक राष्ट्रीय स्वाभिमान के रूप में देखा और राष्ट्रीय स्वाभिमान के रूप में है भी। इसलिए एक भाव जागरण हो रहा है कि हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जो
इतना सब कुछ संघर्ष किया, अपने आंखों से नहीं देख पाए, परंतु हमको अपने आंखों से देखने का एक अवसर मिल रहा है और इसका लाभ पूरा देश देखेगा। हाँ, जो चले गए उनकी पीढ़ी आप देखेंगी, और इसीलिए यही कारण है कि आडवाणी जी जैसे लोगों को, जिनकी बड़ी भूमिका थी, आडवाणी जी की, मुरली मनोहर जोशी जी की, रितंभरा जी की, जी। और वो उमा भारती जी की, इन लोगों की बड़ी भूमिका रही है राष्ट्र जागरण में और उस माहौल को ऐसा तब्दील करने में कि वो जो एक ढांचा था विवादित उसको ध्वस्त किया गया। तो वो लोग नहीं जा पा रहे हैं, या उनको दोनों चीज़ें कही गई कि आप आ भी सकते हैं, आपका स्वागत है, और अगर अपनी सेहत को देखते हुए आप नहीं आएंगे तो कोई मलाल भी नहीं होगा। तो जब उनके लिए ये व्यवस्था हो सकती है, जो वीवीआईपी है, जिनके इर्द गिर्द कमांडो चलते हैं, उनको जगह बना लेंगे, जो राम काज ही करने में अपना जीवन खपाए हैं, राम काज यानी एक राष्ट्र का, जो राष्ट्र निर्माण में अपना सारा जीवन लगाते हैं, ऐसे लोग तो उनके काम को ही कर रहे हैं, इसलिए उनको भी, उनके मन में भी ऐसी कोई बात नहीं, हम तो भगवान राम का काम ही कर रहे हैं, उन्हीं के एक सेवक के रूप में अपना जीवन दिए हैं, इसलिए उनके प्रति एक मन में धारणा करके विश्व हिंदू परिषद ने जो उनको आमंत्रित किया और बड़े बड़े अधिकारी जाकर उनको आमंत्रित किए, ये भी एक बहुत ही अच्छा। हाँ, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब ऐसे लोगों को वहां पे कहा जा रहा है कि आप आने से परहेज करें, आएंगे तो स्वागत है, परहेज करेंगे उम्र को देखते हुए तो चलेगा, ठीक रहेगा, तो हमारी आपकी क्या बिसात है। मतलब मैं ये कह रहा था कि भीड़ इतनी होगी वहां पे, वीआईपी इतने होंगे कि आम आदमी के लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। तो आप वहां जाने की सोच अगर बनाए हुए हैं तो आप कल्पनाओं में अपने आप को अयोध्या ले जाओ। वो एक प्रकार से संदेश भी है कि ऐसे लोगों को भी हम आने का आमंत्रण भी दे रहे हैं, और एक सुरक्षा की दृष्टि से उनसे हम निवेदन भी कर रहे हैं कि अगर नहीं भी आएंगे तो चलेगा। इसका मतलब है कि इस प्रकार के लोग मन में जिनका बहुत भाव है वहाँ पर जाएं, परंतु हमारी परिस्थितियाँ उस प्रकार की नहीं है कि वहाँ जैसी भीड़ भाड़ और उसको हम बर्दाश्त कर पाएंगे, तो ऐसे लोग ना आए, वहीं से अपना जिस प्रकार से जहाँ पे हम वहीं से आप अपने अपना मन अपना भाव वहाँ ले जाएं। इसीलिए वो लाइव टेलीकास्ट की जो व्यवस्था है, हर जगह रखने की व्यवस्था जो की गई है, उसी भाव से है। बिल्कुल बिल्कुल उसी भाव से, और वो भाव हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि भगवान विराजमान हो गए तो उसके बाद तो फिर अवसर रहेगा, जिंदा रहेंगे, जाते रहेंगे वहाँ दर्शन करने के लिए। तो थोड़ा सा इस समय को रोका जा रहा है, इसीलिए कि आप थोड़ा सा बचें। और दूसरी चीज़, अभी बीच बीच में जो अक्षत यात्रा निकलती है, अभी 2-3 दिन पहले भी यहाँ से निकली थी, तो ये गली मोहल्लों में जो वातावरण बन रहा है, आम आदमी से भी बात कर रहे हैं, जिसको बहुत जो अब कई लोग तो ऐसे व्यक्तिगत तौर पे मेरी चर्चा हुई उनसे जो छत्तीसगढ़ के बाहर ही नहीं गए हैं, उनके भी मन में ये भाव है कि एक बार अयोध्या तो अब जाना चाहिए। तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पे भी उनसे आग्रह करता हूँ, जब मुलाकात होती है, कि भाई अभी रुको, अप्रैल मई के बाद आप प्लान करना, अभी तो बहुत भीड़ होगी, वहाँ जाओगे तो संकट में न पड़ जाओ, फिर लौटने के बाद बोलो देखो राम का दर्शन करने गए तो कष्ट लेके आ गए। तो जब पता है तो हम जानबूझ करके अगर कष्ट लेने जाते हैं तो कष्ट मिलेगा, इसलिए उससे बचें। अब एक और खबर है कृष्ण जन्मभूमि की, उसको लेकर भी खूब बातें हो रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक व्यवस्था दी कि आप सर्वे कराएं, फिर दूसरे पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सर्वे को रोक लगाने की वहाँ पे याचिका दायर की, लेकिन एक ही दिन में याचिका खारिज कर दी गई कि सर्वे से आपको क्या तकलीफ है, सर्वे हो जाने दीजिए। और वो फिर वो एक जो कानून बना था नरसिम्हा राव सरकार के समय में, उसका हवाला दिया गया, तो उसको भी मान लिया गया कि ये उस दायरे में नहीं आता, काशी अयोध्या मथुरा उस दायरे में नहीं आता। तो उसमें भी ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी थी, यानी उनकी बात नहीं सुनी गई। तो अब एक ये मान ले कि भगवान राम की तरह ही भगवान कृष्ण भी के इर्द गिर्द जो जंजीर डाली गई हो, जंजीर कटेगी जल्दी। वास्तव में कृष्ण जन्मभूमि का तो मैं अगर ये बोलूँ, मैं गया हूँ वहाँ, और हम लोग जब गए तो उसको मंदिर ही मानकर हम लोग घुस रहे थे जी। तो फिर कुछ मुस्लिम बंधु थे, वहाँ बोले नहीं ये नहीं है, इधर से आप लोग जाइए। मतलब ये तो स्पष्ट है। अब सवाल ये है कि जब जिद्द आता है और फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो उसके अंतर्गत न्यायपालिका में जो भी निर्णय आएगा उसको तो मान्य करते हैं, परंतु प्रत्यक्ष देखने में ही वो स्वाभाविक रूप से ऐसा लगता है कि ये कभी न कभी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। और वो सारी बातें, अब बात तो भाई अपन न्याय प्रक्रिया को चुनौती देते हैं तो उसके निर्णय का भी सम्मान करना चाहिए जी। जब चुनौती दिए, यहाँ का नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट में किए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, तो अब क्या है कि कुछ लोगों को उससे ये भय तो होने लगा है, जैसा समाचार पत्रों में आता है उसके अनुसार से। लेकिन ऐसे भय
के वातावरण निर्मित करने के बजाय हम अगर फिर से वही अपनी जो भगवान राम का ही जो एक मित्रवत व्यवहार की कल्पना अपन लोग करते हैं, तो उस आधार पर समाज में एक अच्छा वातावरण बना रहे, ये सबके लिए अच्छा होगा। इसको सभी पक्ष को मान्य करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी पक्ष को मान्य करना चाहिए और करना शुरू कर दिया है लोगों ने। जो उसमें विद्वत जन हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सारी परिस्थितियों का आकलन करते हैं, जो इतिहास को समझते हैं, पढ़ते हैं, वो ये बात कहने लगेंगे ठीक है, कुछ आक्रांता थे जिन्होंने ये गलती की, तो उनकी गलती के कारण हम लोग आपस में क्यों लड़े जी। इस तरह का भाव भी लोगों में पैदा हो रहा है। जी। उसी वर्ग में, मुस्लिम समाज में बहुत सारे लोग ऐसा कहना शुरू कर दिए। हर समाज में ऐसे तबके होते हैं, उसमें कहा नहीं जा सकता, अच्छा बुरा हर समाज में है। और उसको ज़्यादा जो हवा देने का काम करते हैं, उनको रोकने का काम ही अच्छे लोग ही करेंगे जी। और ऐसा लगता भी है, एक वातावरण ऐसा बनेगा कि इसका समाधान सही रूप से हो पाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओवैसी जैसे लोग जो लोकसभा में खड़े होकर के केंद्रीय गृह मंत्री से तुम तड़ाक करके बात करते हैं, वो लोग जब बाहर निकलते होंगे तो किस तरह की भाषा बोलते हैं, ये एक जग जाहिर है कि कुछ घंटे के लिए छोड़ दो तो हम इतने हैं, हम क्या कर देंगे। ये सारी भाषा जो बोलने वाले लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं। उनको तो राजनीति से मतलब है। कुल मिलाकर के लोगों का वोट हमको मिले, ये और उसके कारण से किस स्तर तक की गिर सकते हैं, ये भी हम लोग देखते हैं कि ऐसे बोलने वाले लोगों को आज किस प्रकार से कौन महत्व देता है। तो एक वर्ग होगा, उस वर्ग विशेष का, भले ही वर्ग यानी वो उस वर्ग में भी पूरा नहीं है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो इनको हवा देने का काम भी करते हैं और ये उनको हवा देने का काम करते हैं। जी, तो कुल मिलाकर के वातावरण बिगाड़ने का काम जो चलता है, उसको संभालने का काम अच्छे लोग ही करेंगे और उनकी बातों की मान्यता भी होगी, ऐसा लगता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह की मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं किसी एक शायर का सुन रहा था कि जिसके दिल में ना हो हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, इस तरह की गीत मुस्लिम कवि है। तो सीधी सी बात है कि हम जिस देश में रहते हैं, उस देश के प्रति अगर हमारे मन में आदर भाव नहीं है, समर्पण का भाव नहीं है, तो फिर तो लोगों को अवसर मिल जाता है कहने का कि आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप चले जाओ। तो ये दोनों पक्षों की जरूरत है कि दोनों पक्ष दुरुस्त कर ले अपने आप को कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, यह भी जरूरी हो गया है। और अभी जिस तरह की स्थिति, काशी विश्वनाथ जो लोग जाते हैं, अभी बीच में कुछ हमारे मित्र गए, हमको तो समय हो गया, 1.5 साल 2 वर्ष हो गए लगभग, नहीं जा पाया, जब से वो कायाकल्प वहाँ की हुई है। जी। अब किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। जो लोग वहाँ पहले विरोध करते थे, कहते थे कि नहीं ये हिस्सा हमारा, ये हिस्सा उनका है, ये हिस्सेदारी की बात करने वाले भी शुरुआत में तो थोड़ा सा उनकी तरफ से विरोध जरूर आया, लेकिन व्यवस्था ऐसी सुंदर बना दी गई है कि अब ठीक है, सब चल रहा है ठीक ठाक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट में वो भी मैटर है, वो भी मामला है। अभी आया था कि वहाँ पूजा पाठ रोकने के लिए जो बातें की गई थी, उसको भी अदालत ने ना कर दिया कि नहीं, अभी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को वैसे ही चलने दिया जाए, फिर इस पे आगे विचार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जहाँ पे ये लग रहा था कि बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाएगी, वहाँ कोई समस्या नहीं खड़ी, और इस तरह का वहाँ पे निर्माण हुआ है कि जाने वाले उसको देख करके आनंदित होते हैं। जी, परस्पर प्रेम भाव जहाँ पर रहता है, वहाँ व्यवसाय की दृष्टि से भले ही अलग वो था। मैंने रास्ते में जाते थे, देखते थे कि मांस कट रहे हैं, यहाँ वो हो रहा है। आज वो सारा उसको व्यवस्थित करके जिनको हटाना था हटाया, उसका मुआवजा दिए, सारा कुछ करके वो भी सब खुश रहे। व्यापार की दृष्टि से कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक हम देखते हैं कि चाहे कोई भी स्थान धार्मिक स्थल हो, वहाँ ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग का होता है, बल्कि कहीं कहीं तो ऐसा है कि सारे मुस्लिम वर्ग ही हमारे हिंदू समाज के जितने पूजा प्रसाद से लेके सारा कुछ वो करते हैं, तो व्यवसाय की दृष्टि से उनको भी लाभ होता है। वो लोग भी देखते हैं कि हमारा व्यवसाय प्रभावित न हो, और सरकार भी उसकी अगर ठीक से व्यवस्था कर देते हैं तो फिर वातावरण जो कोई बिगड़ने का बनता नहीं, और उसको लोग बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे वर्ग के लोग रहते हैं, परंतु वहाँ स्थिति पूरी अभी जिस प्रकार से सरकार ने संभाला है, तो उसके कारण से अब स्वयं प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र भी बनता है वो, तो स्वाभाविक रूप से उनका नेतृत्व और उनकी सोच, उनकी समझ, और इसका भी परिणाम है कि वहाँ पर काशी में आज जो स्थितियां हैं बहुत अच्छी बन गई। जी, बिल्कुल बिल्कुल, वातावरण बहुत अच्छा है। वहाँ पहले जाते थे तो जो
कुछ इलाके से निकलते समय जी, एक तनाव वाली स्थिति बनती थी, मन में थोड़ा सा आता था अरे यार ये वो इलाका है। आज वैसा नहीं है। जी। मतलब वलय ऐसा बन गया है वहाँ, ओरा ऐसा इस तरह का तैयार हुआ है। और अपन तो यही कह सकते हैं हिंदू होने के नाते कि भगवान ऐसे ही ओरा पूरी दुनिया में रहे, कि सब कोई प्रेम से रहे और जो व्यवस्था है हमारी उस व्यवस्था के अनुरूप काम करे। अब छत्तीसगढ़ की भी बात कर लें थोड़ा सा। छत्तीसगढ़ में सरकार बदली तो सबसे पहले रायपुर में शुरू हुआ, फिर कवर्धा में शुरू हुआ, फिर दूसरे जिलों में शुरू हुआ। अब कोरबा में भी ये बातें होने लगी हैं कि जो सड़क पे मांस बेचने वाले लोग हैं, कहीं भी काट के लटका देते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो और उनको वैसे ही जैसे बनारस में या दूसरी जगह व्यवस्थित किया गया है वैसे भी यहाँ भी व्यवस्थित करने की बात चल रही है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि देखो सरकार बदली, भाजपा की सरकार आ गई तो ऐसा कर रही है। तो मुझे लगता है कि उसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस रूप में देखना चाहिए कि पिछली सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, सरकार ध्यान दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल इसी भाव से ही देखना चाहिए। और अगर गलत बात को कोई सरकार उसको प्रश्रय दे रहा है और उसको ठीक करने के लिए कोई अच्छे भाव से कर रहा है, तो उसको ये समझने की आवश्यकता है कि आज हमको उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन आगे चल करके इसकी हमको भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए कि एक अच्छे काम अगर हो रहे तो उसमें सबका सहयोग मिलना चाहिए। ये जरूर है कि उनको किसी प्रकार का कोई क्षति ना हो आगे भविष्य में आर्थिक रूप से। मैं जो नुकसान की बात कर रहा हूँ आर्थिक सामाजिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ मैं। आर्थिक क्षति न पहुँचे, आज सबके इस प्रकार के वो है, लेकिन सामाजिक क्षति पहुँच रहा है इस पर उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। कि जो सामाजिक रूप से एक गलत उसको जो प्रश्रय दिया जा रहा था उस पर अगर रोक लग रही तो गलत नहीं है। गलत को ठीक करने का प्रयास ठीक ही होता है। बिल्कुल परसेंटेज देखा जाता है, लोगों से बात होती है तो बोलते हैं कि ये चीज़ें जिसकी बात मैं कर रहा था लटका के कहीं भी रखे रहते हैं, उसको मुसलमानों से ज़्यादा खाने वालों की संख्या हिंदुओं की है। जी। लेकिन अब वो ठीक है कि उसमें खाने वाले भी लोग हैं, ना खाने वाले भी लोग हैं। मुस्लिम समाज में भी बहुत सारे लोग आज की तारीख में ऐसे हो गए हैं जो उससे अपने आप को पृथक रखते हैं, वो ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो वो उसको जाति से न देख करके, धर्म से न देख करके वो जो दृश्य दिखता है ना, वो खाने वाले ना खाने वाले की भाव ही नहीं है। जी। खाने वाले को भी वो अच्छा नहीं लगता, जो हिंसात्मक भाव पैदा होता है। हाँ, वो जो पैदा होता है देखने में भी एक प्रकार से मन में बड़ा वो होता है। तो वो इस प्रकार से ना हो, और खास करके ऐसे जगह में जहाँ पर लोगों का इस प्रकार सामान्य रूप से आना जाना होता है। जी। जैसे मेन रोड में अब शराब दुकान है, अब वो वहाँ से लड़कियों का आना जाना और इस पर जैसा वो रहता है वो दृश्य भी समाप्त होना चाहिए। एक मांसाहार की ही बात नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर अगर कोई सरकार अच्छा कदम उठा रहा है तो स्वागत करना चाहिए उसका। ये तो व्यसन की जो चीज़ें हैं, जो कुछ लोगों का शौक है या उनकी मानसिक विकृति है, तो ऐसी चीजों को तो आप जंगल में ले जाके आप लेमरू में खोल दोगे तो चलेगा, जाएंगे उनको। इसलिए उसको मेन रोड में रखने की आवश्यकता नहीं है। और इसके कारण से समाज में उसकी विद्रूपता बढ़ती है। लोगों का जो देखने का दृष्टिकोण है वो तो होता ही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कि उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, खास करके महिला वर्ग। जी, समाज विरोधी जो चीज़ वातावरण बनाने में जो भूमिका निभाता है। भाई जुआ, हमारे यहाँ जुआ दो लोगों के बीच में होता है, लेकिन जुआ सामाजिक बुराई है, इसलिए उसको जंगल में भी जाके खेलते हैं, जहाँ साला दिन में आदमी को बोलोगे तुम चले जाओ तो नहीं जाएंगे, जुआड़ी नहीं जाएंगे, लेकिन रात में वहाँ ढिबरी के रोशनी में आखिर खेलते हैं ना। बिल्कुल। तो ऐसे दारू और ये सब चीज़ें भी चली जाएंगी। जिसको शौक फरमाना है जाके वहाँ करेगा। छत्तीसगढ़ की बात आई तो एक बड़ी खबर कल हम लोग इसको लगाए हैं, आज अखबारों में भी लगी है, कि नंद कुमार साय जी, जिन्होंने लगभग 45-50 वर्ष भारतीय जनता पार्टी में दिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जिनके जीवन की शुरुआत होती है, आरएसएस में वो बड़ी भूमिका उनकी रहती है, और उसके बाद राजनीति में तो थे ही, राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे, विधायक, सांसद, सब कुछ रहे भारतीय जनता पार्टी से। अचानक 7-8 महीना पहले उनको लगा कि उनकी उपेक्षा हो रही है, वो पार्टी छोड़ के चले गए थे। कल वो फिर इस्तीफा दे दिया, अभी पार्टी में वापस नहीं आए भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन जो उनका त्याग पत्र का जो शब्द था, जो लिखा था उन्होंने, वो पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि उनको पश्चाताप हो रहा है कि मैं कहाँ आ गया था इस पार्टी में। तो कभी कभी भैया ये भी होता है ना कि आप भले हमारा एक झोपड़ा हो जिसकी एक एक ईंट हमने लगाई हो, जी, उस घर को छोड़ करके अगर हम किसी के महल में भी चले जाएंगे ना, तो हमको अपने घर की याद आती है, क्योंकि उसमें हमारा उसका गारा, ईंटा, सब कुछ हमारा लगा हुआ है, हमारी मेहनत का है। तो वही नंद कुमार साय जी के साथ भी हुआ होगा। नंद कुमार साय जी को मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ, बहुत निकट से हमारा संबंध रहा है जी।
और वो अभी उल्टा हुआ है। अभी जैसे उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया है, लेकिन आगे बात कुछ अभी भाजपा में आने की नहीं हुई है जी। तो वैसे ही उस समय त्याग पत्र देकर कुछ समय अगर धैर्य रखते और पार्टी के लोगों को उनके जो त्याग पत्र देने का कारण पता चलता, उनसे बातचीत करते, कुछ करते, तो एक अच्छा वो बन सकता था। वो हुआ क्या कि त्याग पत्र दिया और तुरंत कांग्रेस में चले गए। वो तो जैसे उधर तय था उसके हिसाब से। और इतना विद्वान आदमी, इतने संस्कारवान व्यक्ति, और जो एक प्रकार से जनजाति समाज के बीच में बहुत ही अच्छे, जनजाति समाज ही नहीं सभी समाज में, समाज लेकिन फिर भी उनका एक छवि जो था बहुत अच्छा था ही कहूँगा मैं जी। इसलिए कि जाने के बाद थोड़ा सा लोगों के मन में वो तो आता है, और उसको कैसे वो ठीक कर पाएंगे, इसके लिए उन्होंने जो आगे कदम उठाया है तो बहुत सोच समझ कर उठाया होगा, और उसका परिणाम अच्छा ही आए ऐसा मैं भी मानता हूँ कि उनके जो परिश्रम है, उनके जो अनुभव है, उनकी जो योग्यता है, बहुत ही मैंने राजस्थान के लोग मुझे फ़ोन किए थे कि हमको नंद कुमार जी का वो मिले, अभी 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ जी। और जिस समय जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे वो, तो वो एक बार आग्रह किया और वो तैयार हो गए। तो वहाँ बाद में पूछा कि कैसा रहा, तो बोले उनके आने से इतना अच्छा वातावरण बना, क्योंकि एक विशेष कार्यक्रम था वो। तो बड़े विद्वान आदमी है, संस्कृत के माने हुए वो है, लेकिन ना वो पता नहीं किस आधार पर उन्होंने ऐसा निर्णय लिया था, और हम तो उसी समय ये मानते थे कि वो ज़्यादा समय तक रह नहीं पाएंगे ऐसे समय में। और एक प्रकार मुझे तो ऐसा लगा कि उनका वो माने ना माने लेकिन अपमान भी उनका होने लगा था। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों जो फोटो वगैरह एक दो जो देखे कि पीछे में खड़े हैं, वो सामने लोग पीछे में खड़े हैं, विधानसभा चुनाव में टिकट भी नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। और क्या शर्त थी, क्या उनके लाचारी थी, उनको किस प्रकार का दबाव था, अभी तो वही जानेंगे। परंतु अभी उन्होंने जो निर्णय लिया है ये बहुत ही, मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके विद्वता की दृष्टि से और जैसा स्थान अपना समाज में बनाना चाहिए उस दृष्टि से मैं ये मानता हूँ कि उनको समाज के बीच में अपने उस अनुभव का और उसको शेयर करना चाहिए। आगे राजनीति में क्या होगा इसको तो राजनीतिक के लोग ही निर्णय करेंगे, लेकिन ये उनका एक कदम जो है वो एक विचार को लेकर जो अपना सारा जीवन लगाए, अंतिम समय में आज मेरे को लगता है कि उनकी आयु 75 से भी पार हो गया होगा। हाँ, बात तो 75 से कम नहीं होगी जी। और ऐसे समय में उन्होंने जो विचार किया है अच्छी बात है, आगे भी उनका लाभ तो हम तो लेते रहेंगे। हम संघ के उसमें विचार में उनको अपने इसमें पाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जी जी। कहा जाता है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने ये कोशिश की है, और वो हो सकता है कि इनकी तरफ से ये जो कहा जाता है कि आप मारने वाले थे, मैं रोने वाला ही था, तो हो सकता है उनका मन रहा हो कि हमको जाना ही है, और इनका मन रहा होगा कि उनको लाना ही है, तो दोनों के बीच का रास्ता निकला होगा। और इसमें कोई दो मत नहीं। नंद कुमार साय जी से व्यक्तिगत तौर पे आप लोगों को तो संबंध बहुत प्रगाढ़ है, काफ़ी पुराने संबंध रहे। मैं भी 3-4 बार 5 बार उनसे बातचीत किया, अलग से 1-1 घंटे का इंटरव्यू उनका हुआ। वाकई उनकी विद्वता का कायल था मैं। विष्णुदेव साय भी आहत थे एक आध बार, मतलब क्या बात है, नंद कुमार जी कैसे चले गए, तो अब बोलते क्या, कोई भी इस प्रकार से बात नहीं बोल पाते। परंतु ऐसे लोग जो थे ना, थोड़ा सा उनको जो नज़दीक से जानते हैं वो तो ये मानेंगे ही कि उन्होंने जो निर्णय लिया था बहुत गलत निर्णय था। जी जी। अभी जो उन्होंने निर्णय लिया है ये राजनीतिक दृष्टि से वो भले ही कोई गलत मानेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय उन्होंने लिया है। जी जी। आगे उसको उनका लाभ लेना चाहिए। पार्टी लेगी, निश्चित है। वो संकेत उसी तरह के हैं कि इनसे त्याग पत्र दिलवा करके फिर इनको वापस लाया जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं कि फिर होता है ना, सुबह का भूला हुआ शाम को घर आए, इस तरह की बातें भी हमारे यहाँ समाज में कही जाती है और उस पर अमल भी किया जाता है। तो ये आएंगे तो देखिए, इसके पहले करुणा शुक्ला जी गई थी जी। वो एक बड़ी नेत्री थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी थी, लेकिन वो भी कांग्रेस में गई थी। तो उस समय भी उन्होंने भी आरोप लगाया कि संगठन होता है। कोई भी आज 1-2 उदाहरण नहीं, ऐसे 50 उदाहरण है राजनीति में। क्या और पता नहीं ऐसा एक उम्र के बाद क्यों ऐसा होता है कि बड़े बड़े लोग चले गए, चाहे वो कांग्रेस में माधवराव सिंधिया को देखें, उमा भारती को देखें, शंकर सिंह बाघेला को देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन संगठन में जाने के बाद अंततः उनको वापस लौटना पड़ा। कल्याण सिंह जी भी हैं, जिनकी बदौलत
आज अयोध्या का ये स्वरूप हाँ, देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक ऐसे समय में तो बिल्कुल ही जो हो गया, अब अपना पूरा सारा जीवन निकल गया, और जिस उद्देश्य से और उससे अपन उसके कारण क्या होता है कि जीवन भर की उनकी कमाई एक तरह से उनकी योग्यता, उनके अनुभव, इसका क्षरण होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और समाज में जो प्रतिष्ठा बनी हुई है उसको धक्का लगता है। प्रतिष्ठा तो बनी रहेगी, अगर कल्याण सिंह ने जो किया था आज इसको उनको स्मरण किया जाता है, लेकिन उस काल में जो गलतियां होती है उसको जरूर उनको स्वयं को भुगतना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको ही भुगतना पड़ता है, उनके फॉलोवर को भुगतना पड़ता है, उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। ये कष्ट तो है, और लेकिन अब क्या कहा जाए, यही कहा जा सकता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, तो कुछ न कुछ कारण कहीं न कहीं मन को चोट पहुंचा, और एक क्षणिक आवेश में आकर उन्होंने निर्णय किया होगा, और इसके कारण से बाद में पछतावा तो होता है जी कि ये जो आवेश में किया गया कोई भी काम है उसका अंत में पछतावा होता है, और ये अच्छा है। और इसको अपने को एक जो हिंदुत्वनिष्ठ जो संगठन है वो तो उनको कभी वो नहीं किया कि हम तो ये कहते हैं किसी भी पार्टी में रहे, कहीं पर भी रहे, अपने हिंदुत्व के मुद्दे को जो प्रखर बनाए रखता है उनके लिए हमेशा स्थान बना रहता है। जी तो ऐसे ही व्यक्ति नंद कुमार साय जी थे, और उन्होंने जो निर्णय लिया है बहुत सोच समझकर निर्णय अभी लिया होगा। उस समय जरूर तत्काल पार्टी छोड़े और उसमें शामिल हुए, एक अवसर नहीं मिला पार्टी वालों को भी और उनको समझाने का या उनके विचारों को समझने का, तो हाँ हो गया। जी जी। अब होता है कि एक समय के बाद आदमी को समझ में आता है, और मूल वही होता है। जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग परिहास में दिखाते हैं ना कि कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष चुनाव के समय में आज निकले हैं तो कांग्रेस का झंडा लेकर के कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी की रैली में वही लोग शामिल हैं, तो उसमें से कुछ लोग वहां भी कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं क्योंकि आदत पड़ी हुई है। तो वैसे इनका भी होता है, ये चाहे जहां चले जाएं, जिसका जो मूल स्वभाव है वो मूल स्वभाव में परिवर्तन बड़ा मुश्किल होता है कर पाना, तो कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है। मुझे याद आता है कि कोरबा में एक नेता थे स्वर्गीय नवरंग लाल अग्रवाल जी जी, वो आखिरी में कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन जब उनसे कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम लोगों ने उनसे पूछा कि अब आप कैसे करेंगे, तो बिल्कुल वही स्टाइल उनकी बात करने की, लठ लेकर के बात करूंगा, इसी की तैसी कर दूंगा, चाहे हमारी पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, तो भाषा वही रहेगी। तो उसमें परिवर्तन नहीं हो पाता। चलिए एक और बड़ी खबर है, विधानसभा सत्र चल रहा है, कल राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के बातचीत हुई। लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में सब चलता रहता है का बहिर्गमन, लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर है, डीएमएफ सहित भूपेश सरकार के सभी विभागों के ऐसे काम जो शुरू नहीं हुए हैं उन पर शायद सरकार की रोक अनुमति के बाद मंजूरी मिलेगी। अब इसमें भी कहा जा रहा है गोबर खरीदी बंद हो जाएगी, खबर थी कल परसों ये जी। अब हो सकता है कि अब उसका नोटिफिकेशन या जो भी उसकी प्रक्रिया होती है सरकार जारी करे। तो गोबर के मामले को लेकर के खूब आरोप लग रहा था कि इसकी जांच कराएंगे और ये सब जेल जाएंगे, जितने लोग इसमें शामिल हैं वैसे ही होगा, जैसे लालू का चारा घोटाला हुआ था वैसे छत्तीसगढ़ में ये गोबर घोटाला होगा। तो सरकार बनने के बाद कुछ करेंगे कि जैसे भूपेश बघेल बोल के आए थे कि सबको निपटा दूंगा और किसी का कुछ नहीं हुआ, वैसे ये लोग भी बोल के आ गए हैं भूपेश बघेल और या जो लोग सत्ता में उनका कुछ नहीं होगा, मतलब ऊपर सब एक तरह के लोग हैं। ऐसा है, ये जो गौ संरक्षण या गौ के जो भी इसके उत्पाद है जी, गोबर है, गौमूत्र है या अन्य प्रकार के जो कीटनाशक वगैरह से दवाइयाँ बनती है, ये बहुत सारी बातें हैं जिसको अगर सही ढंग से किया जाए तो इसका लाभ होगा। परंतु दिखावा के लिए करके कि हमने इसको ऐसा किया, ये करने से समाज के बीच में संदेश भी अच्छा नहीं जाता और उसकी जो गंभीरता है वो समाप्त हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि गोबर खरीदने और बेचने और इसके बीच में जो जिस प्रकार के उनके एक योजना रही होगी जिसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाया होगा, या जिसको कहना चाहिए उतनी गंभीरता, प्रारंभ तो कर दिया जाता है किसी भी योजना को, परंतु साकार करने के लिए जिस प्रकार के तंत्र चाहिए वो तंत्र नहीं रहने के कारण बिगड़ता है। हमने भी देखा है कि अनेक गौठान बना दिए, गौठान बनाए, लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार की साधन सुविधा चाहिए, जिस प्रकार के कार्यकर्ता चाहिए, कर्मचारी चाहिए, ऐसा नहीं रहने के कारण और उनको अच्छे के बजाय नुकसान ही हुआ है।
गाय फंस कर कहीं मर रहे हैं तो कहीं कुछ हो रहा है, कोई देखने वाले नहीं। जी। तो अगर इस प्रकार की योजना प्रारंभ करना है तो उसके लिए ईमानदारी से और ऐसे कार्यकर्ता कर्मचारी जब लगें और उसको एक सेवा भावी ऐसे लोगों को के संरक्षण में हो तब ये सफल होता है। तो कुल मिलाकर के गोबर खरीदी का जो वो है, ये तो बहुत अच्छी कल्पना है। इसको बंद करना, क्यों बंद करेंगे, तो उनका अपना एक वो है कि उस प्रकार की व्यवस्था नहीं बना पाने के कारण कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। या कुछ संशोधन हो लेकिन वास्तव में ये एक लाभकारी कार्य है। इसको किस प्रकार से ठीक कर पाएंगे, अब सत्ता में बैठे हुए लोग विचार करेंगे। लेकिन एक प्रकार से गौ संरक्षण की दृष्टि से अगर विचार करेंगे तो लोग गाय पाले, इसलिए उसका लाभ भी उनको मिले। तो किस किस प्रकार से लाभ मिलने से लोग उस तरफ और आकर्षित होंगे, इसको एक व्यवसाय के रूप में लेंगे। तो ये जो गौ संरक्षण का विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर बैठकर चिंतन करके इसको करेंगे तो इसका लाभ समाज को मिलेगा ही। जी। बंद करना आज एक जो अभी हुआ है उसको ध्यान में रख के किया जा रहा होगा तो वो अच्छी बात है। बाकी राजनीतिक दृष्टि से मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। सामाजिक दृष्टि से ये जरूर कहूंगा कि गौ संरक्षण की दृष्टि से इस कदम को और अच्छा ढंग से कैसे कर पाते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हम कोई चीज़, किसी चीज़ का निर्माण करते हैं तो हो सकता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी हो, तो हमारे बच्चे आके बोलते हैं कि नहीं पापा इसको ऐसा करवा लो तो और बेहतर हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन पूरा ध्वस्त कर दो वो भी ठीक नहीं। जी। मतलब संकेत वही आपका कि अगर उसमें गड़बड़ी है तो उसको ठीक करना चाहिए ताकि लोगों को लाभ मिले। और सीधी सी बात, गोरक्षण के क्षेत्र में बड़ा काम हो रहा था, उसमें गड़बड़ियाँ थी, उस गड़बड़ी को ठीक करके आगे बढ़ना चाहिए। अब उनकी कई योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा है। स्वामी आत्मानंद स्कूल का क्या होगा, ये भी सवाल उठने लगा है, क्योंकि वो अपने गुरुजी के नाम पर, उनके शायद ऐसा बताया जाता है। आत्मानंद जी तो सबके पूज्य थे, ऐसा नहीं है कि वो, हाँ उनके समाज थे वो। देखिए देखने का दृष्टिकोण जो उनके ससुर के भाई थे ऐसे तो वो ठीक नहीं है। वो आप उस प्रकार से अगर करोगे तो, क्योंकि स्वामी आत्मानंद ऐसा है कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के साथ उनका जो एक वो हुआ था, वो संवाद को मैं पढ़ा हूँ, यानी कितना वो भी मानते थे कि एक समाज के चिंतन करने वाले व्यक्ति थे। वो एक बहुत ही त्यागी समर्पित व्यक्तित्व थे। उसको किसी इसमें बांध कर अगर आप उस प्रकार से करोगे कि मान लो अपने खूबचंद बघेल जी थे, उनको आप अपने आजकल बड़े बड़े महापुरुषों को भी तो हम बांध रहे हैं ना। जी। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, या जो भी हुए तो ये फलाने समाज के, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये कुर्मी समाज के, ये जो आ रहा है ना, ये गलत है, ये गलत है जी। वो एक समाज को दिशा देने वाले समाज के महापुरुष थे, देश के महापुरुष थे। उसको अगर किसी एक क्षेत्र में बांधेंगे तो फिर उसका दुष्परिणाम आता है। उस प्रकार के भाव अगर चलता है तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आत्मानंद जी के नाम से विरोध नहीं है, उसका विरोध, उसका जो तंत्र बना है वो तंत्र ठीक नहीं है। हमने भी इसका विरोध किया था कि आप अगर विद्यालय खोल रहे हो, अब सारे जो विधि है या जो कानून है उसको ताक में रखकर अब ये कह रहे हैं कि अब टीसी लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आ सकता है, इतने साल का है तो यहाँ आके भर्ती हो जाओ। तो अन्य विद्यालय जो खड़े हुए हैं उनका क्या होगा जी? उस समय तो ऐसा आ गया था कि फीस पटाना है, साल भर का फीस नहीं पटा के और टीसी लेते थे, फीस पटाते थे, तो लोग पैसा भी नहीं पटाए, शुल्क भी नहीं पटाए, तो टीसी भी नहीं दी, जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार के अगर स्वार्थ लुप्ता तो ध्यान में तो ऐसा आता है कि आप सीधा सीधा हमारे विद्यालय को प्रभावित करने के लिए आपने ऐसा किया है, तो मन में हमारा उनके प्रति अच्छा भाव थोड़ी आएगा जी। ये विद्यालय के तंत्र को विकसित करने में उन्होंने जो विधि निषेध किया था ये गलत था। स्वामी आत्मानंद जी के नाम से ऐसा नहीं, स्वामी आत्मानंद। अब उसमें जो गड़बड़ी है उसके लिए आप लोग जो, अब चूंकि विद्या भारती से आप जुड़े हैं, उसके सचिव हैं और बड़ा दायित्व तो आपके ऊपर है इस पे। उसमें ऐसा है कि स्वयं शिक्षक लोग, मेरे पास तो एक बार मैं उधर सरगुजा के प्रवास में था, तो बगीचा में एक मैंने प्रतिनिधि मंडल ही आया कहना चाहिए, 4-5 विद्यालय के जो शिक्षक थे,
तो वो लोग आए और उन्होंने जो बताया कि ये बहुत गलत हो रहा है, ये कमाई का जरिया बना रहे हैं, लोगों को यहाँ से 300 किलोमीटर दूर 200 किलोमीटर दूर फेंक रहे हैं। अब वो फिर वो 3 लाख 4 लाख रुपए देंगे तो उनका वापस का बंद, मैंने ये जो कमाई का जरिया बना लिया, आप इसका मतलब खोलो ना भाई कोई नया, जैसे भारतीय जनता पार्टी के टाइम में मॉडल स्कूल शुरू किए, मॉडल स्कूल उन्होंने बनाया, किसी विद्यालय को बनाया ऐसा तो था नहीं। यहाँ उसी विद्यालय को आप आत्मानंद के नाम से विकसित कर रहे हो, हिंदी माध्यम को अंग्रेजी माध्यम के नाम से शुरू कर रहे हो, वहाँ के शिक्षक को आप ट्रांसफर कर रहे हो और बाहर के शिक्षक को यहाँ बुला रहे हो, तो उससे भी पैसा मिल रहा है, इससे भी पैसा मिल रहा है। कुल मिलाकर कमाई का एक जरिया बना करके स्वामी आत्मानंद जी के नाम को अगर आप वो कर रहे हो तो ये उचित नहीं था जी। तो उन्होंने जब कहा कि भैया आप लोग एक बड़े संगठन वाले, आप लोग थोड़ा इसका विरोध करिए, हमने वो देखा कि वो पूरे एक फाइल लेके आए थे जी। उस फाइल में पूरा वो था कि समिति किस प्रकार से बनाया जा रहा है, तो कलेक्टर को नॉमिनेट करके, नाम ऊपर में है नीचे में कलेक्टर है जी। और फर्म सोसाइटी के अनुसार ऊपर में जो नाम है वही मान्य होता है जी। तो कुल मिलाकर के आज तो टेक्निकल दृष्टि से फंसा दिए कि वो जो कलेक्टर है या उस समिति में जो रहने वाले लोग हैं उनको आपने एक अधिनायकवादी रूप से समिति को बना दिया है। जी जी। अब फर्म सोसाइटी क्या उसके ऊपर करेगा, आज सरकार जो भी निर्णय लेगी तो फर्म सोसाइटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन है उसका जी। हर समिति का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, उस आधार पर करके उस आधार पर क्या हो सकता है लोग बैठ के विचार करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम तो हमेशा अंग्रेजी माध्यम का हमने विरोध, माध्यम का विरोध किया, अंग्रेजी का विरोध नहीं किया, परंतु वो जो 142 विद्यालय जो मॉडल स्कूल थे उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा कि आप लोग अगर चला सकते इसको चलाइए, तो हमने कहा हमको आप देंगे तो हम हिंदी माध्यम में चलाएंगे, तो बोले नहीं हिंदी माध्यम नहीं, हम तो अंग्रेजी माध्यम से। नहीं, अंग्रेजी माध्यम हम नहीं चलाएंगे, हमारा जो शुरू से ही हमारे जो मार्गदर्शक लोग हिंदी माध्यम को ही आधार मानकर किए हैं। अभी नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है उसमें भी हिंदी माध्यम को ही प्राथमिकता दिया जा रहा है, कम से कम प्राथमिक जो 5वीं तक का जो पढ़ाई है वो हिंदी माध्यम से हो, वही आधार हमारा भी है। और हम कोई व्यवसाय करते नहीं, हमारा तो एक वैचारिक आंदोलन है, इसलिए हमारा सरस्वती शिशु मंदिर ये हिंदी माध्यम में ही चलेगा। तो फिर उसको वो बोले फिर किसको देता, हम बोले जो चलाते हैं ऐसे डीएवी वगैरह को, हाँ डीएवी वगैरह को दीजिए जी, ये हमारा भी आग्रह था जी। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर उस माध्यम से अगर चलेगा तो अपनी संस्कृति का, अपने एक राष्ट्रभाव का जागरण वहाँ भी होगा, इसलिए हम उसको माध्यम को स्वीकार। अभी आप लोग, चूंकि मैं जैसा कहा करता हूँ ना कि एक बात की आरएसएस के पसीने से पैदा हुए भारतीय जनता पार्टी, तो आप तो आरएसएस के प्रांत कारवाह भी रहे हैं, तमाम पदों पर रह करके आपने सेवा की है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि शिशु मंदिर, वो सीधी सी बात है, वही सब एक दूसरे के भाई बहन है, तो आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग क्या सलाह देंगे उनको? नहीं, हम तो सलाह देते आए हैं और आगे भी यही देंगे। नहीं, पहले तो नहीं सुनते थे, लेकिन अब सुनेंगे, सरकार है। हाँ भाई, रमन सिंह के समय उस समय दिए तो डीएवी हो गया था। हाँ, तो अभी क्या करेंगे फिर? नहीं, अभी तो पहली बात यह है कि इस तंत्र को किस प्रकार से वो करते हैं। हमारा विरोध तंत्र से है, मैंने जिस प्रकार से गलत मैंने कहा ना कि हमारे विद्यालयों को प्रभावित करने के लिए आप इस प्रकार की दुर्भावना बस इस विद्यालय को प्रारंभ कर रहे हैं, ये गलत है जी। तो वो दुर्भावना इधर नहीं रहेगी ना? नहीं, इधर दुर्भावना तो वो रखेंगे ही नहीं। जी जी, नहीं बोले वो दुर्भावना बस उन्होंने शिशु मंदिर को डैमेज करने के लिए किया था, तो अब हम उनको एकदम उनका खात्मा कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है जी। वो उसका सही ढंग से उसको वो करें कि मतलब जो कमियां हैं उसको दूर करके अलग अलग समिति बनाने के पीछे क्या कारण थे मेरे को समझ में नहीं आया। पहली बात जी कि आप जितने विद्यालय है उस विद्यालय के उस जिले के कलेक्टर को, एसडीएम को और उनको सबको अधिकार आपने दिया है। अन्य विद्यालय का तो इस प्रकार से नहीं, सरकारी विद्यालय को कहाँ है? नहीं, वो तो ये बनाने के पीछे कारण क्या है, पहला तो मैं ये समझने चाहता था जी। अब उसको समझाने वाले कोई नहीं थे भाई, अब वो तो बघेल जी बताएंगे जी। लेकिन अभी इनको हम बता सकते हैं कि भाई ये जो है इसमें किस प्रक्रिया के अंतर्गत उसको प्रारंभ किया गया, किस प्रकार के तंत्र विकसित की गई, उससे समाज को किस प्रकार से लाभ हो रहा है, ये सब देखेंगे। हम लोग भी ये विचार के हमारे बच्चे अंग्रेजी में कमजोर ना हो, क्योंकि आगे की जो उनकी परीक्षा है और वो है उसके लिए अंग्रेजी आवश्यक है, आंग्ल भाषा आवश्यक है जी। तो हम आंग्ल भाषा आवश्यक है, उसके लिए हम अपने विद्यालय को थोड़ा ठीक ठाक करेंगे जी।
लेकिन हर विद्यालय में अंग्रेजी की शिक्षा हो, माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए जी हमारा कहना ये जी। है। माध्यम हम बातचीत कर रहे हैं, कितने भी अंग्रेजी में आप प्रकांड पंडित है, उसके बाद भी अंतर्मन की बातों को आप उतना समझ नहीं पाएंगे जी कोई भी होगा, जी। क्योंकि जो जीवन मूल्य उनके हैं, जो बचपन से जो सीखते आए हैं, जिसको जानते आए हैं, वो आप 10 साल अगर अंग्रेजी मीडियम में 10-20 साल पढ़ लिए तो उसके कारण से वो सारा ध्यान में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के हमारा विरोध है वो माध्यम से है, अंग्रेजी से नहीं। जी जी। राज्यपाल का भाषण अंग्रेजी में, विपक्ष ने टोका तो हंगामा। अब वहाँ का वासी लकमा जी में क्या समझेंगे अंग्रेजी? तो वो है भाई, हमारी जो मूल भाषा है, मातृभाषा है, वो अगर उसमें कोई बात होती है तो हमको ज़्यादा समझ में आता है, हम उसमें तर्क वितर्क कर सकते हैं, और जब समझ में नहीं आएगा तो चुपचाप गूंगे सरीखे बैठे रहेंगे, तो उसका वो ठीक अब महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की है कि उसको आगे कैसे ठीक किया जाएगा। एक और मामला इसमें आता है, राम पथ गमन पर जो काम ये लोग कर रहे थे, क्योंकि योजनाओं की बात चल रही है, योजनाओं पे फिर से उसकी समीक्षा होगी जी। जो ठीक होगी उसको चलाएंगे, जो ठीक नहीं होगी उसको किनारे कर देंगे या उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो राम पथ गमन पे भी काम चल रहा है। अंत में वही लौट रहा हूँ जहाँ से शुरू हुए। नहीं, वो तो चल रहा है, क्या वो तो एक बन चुका है, और उसके आधार पर वो एक कहना चाहिए मार्ग, एक राम वन पथ अभी भी पूरा काम नहीं हुआ, जैसा ये लोग कहते थे कि हम तो बीच बीच में मॉडल बनाएंगे। अब इसमें ऐसा है, अभी जैसे अपने सरकार रिवाज जी आए थे, ऐसी चर्चा चली तो हमने बताया कि सिवरी नारायण की बात, तो बोले सबरी कुंड तो उधर हुआ था राजस्थान में जी, गुजरात में जी। तो यह है कि जहाँ की मान्यता जिस प्रकार से है, हमारे पास इतिहास है। मैंने भगवान राम जो चले और इधर से जब गए तो वो तुरतुरिया है, वहाँ वाल्मीकि आश्रम था, यहाँ पर श्रृंगी ऋषि रहते थे। ये जो मान्यता आज हमारे इसमें चली आ रही, छत्तीसगढ़ को एक प्रकार से बस्तर का क्षेत्र है, सरगुजा का क्षेत्र है, ये पूरे इसी पथ से वो गए हैं। रामचरितमानस में भी जो उल्लेख है ऐसे ही है जी। तो उसके आधार पर हम कह रहे हैं। अब वो सबरी माता वहाँ थी तो उसके बारे में वो लोग प्रमाण देंगे, तो कुल मिला के तो एक राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाता है। जी जी जी। लेकिन कुल मिला के अपने छत्तीसगढ़ से जो गए थे, इसका भी एक भौगोलिक अभी पुरातात्विक लोग लगे हुए हैं, अभी भी कर रहे हैं कि वो जिस पथ को बताया जा रहा है वही ठीक है कि और आगे क्या करना है, ऐसे बड़े बड़े पुरातात्विक लोग बताएंगे उस विषय। जी जी जी, लगे हुए हैं लोग, काम चल रहा है। लेकिन जो राम पथ गमन का जो निर्माण हुआ है, या जो जिस दिशा में भूपेश बघेल की सरकार चल रही थी, वो ये माना जाता है कि रामचरितमानस में जो उल्लेख मिलता है, वाल्मीकि रामायण में जो उल्लेख मिलता है, वो यही मार्ग है लगभग। ये अलग बात है कि भूपेश बघेल तो अभी आए हैं, इसका काम मेरे को मालूम है, यदु जी वगैरह वहाँ रायपुर में काफी समय से इसमें लगे हुए थे, अपने पुरातत्व के काफी लोग, लेकिन उन्होंने इस विषय को उठाया जी, और उसको एक आकार देने के लिए कौशल्या मंदिर बनाए, ये सब किए। वो उठाने के पीछे अगर सही भाव रहे तो अच्छी बात है। हम राम मंदिर के कारण से हम अयोध्या कौशल्या मंदिर बनाएंगे, इसके पहले कोई इस प्रकार के का वो नहीं था। और वहाँ पर भी मैंने राम का मूर्ति देख के मुझे ऐसा लगा कि यानी क्या है ये, एक नमूना टाइप का तो भाव प्रकट करता है वहाँ पर। तो कुल मिला करके भाव अगर अच्छे हैं और उस अच्छे भाव से किया गया कार्य कोई भी गलत नहीं है, वो चाहे कोई भी करे, कांग्रेस सरकार करे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। हमारा कहना ये है कि ये जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जिसको हम एक लोक नायक, एक आदर्श, एक भारत की आत्मा मानते हैं, ऐसे भगवान राम के दृष्टि से जब कोई बात चलती है तो कोई भी उसकी वो करेंगे तो हम लोग उसका स्वागत ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत करेंगे। और ठीक कहा आपने। और राम जी की जो मूर्ति वहाँ बनी है वो थोड़ा सा मतलब देखने में भगवान का विकृत जैसा लगता है। हाँ, मतलब उनका चेहरा भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, भगवान शिव का, इन लोगों की मूर्ति देखने के बाद, उनका चित्र देखने के बाद स्वतः मन से एक भाव उत्पन्न होता है कि प्रभु देखो कितने खूबसूरत हैं, कितने सुंदर है, भाव मन में आता है। यही बात। और वो आप ऐसी मूर्ति बना दें, जैसे कोरबा में एक बार एक मूर्ति बनी थी गांधी जी की, किसी ने बनवाया था, तो लोग बोले कि ये तो देखो ये गांधी जी दिख ही नहीं रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि लाके मिट्टी का लोंदा कोई रख दिया है वहाँ पे। तो उस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। और चूंकि अयोध्या का
अवध का और छत्तीसगढ़ का जो रिश्ता है, अब बोलने के लिए तो लोग, मैं पहली बार अयोध्या गया था तो वहाँ किसी ने कहा कि सीता जी यहाँ रसोई बनाती थी, तो कोई बोला नहीं यहाँ बनाती थी। अरे सीता जी की रसोई इतनी बड़ी तो नहीं होगी, ठीक है पहले बड़ी होगी छोटी हो गई, लेकिन उसी रसोई को अलग अलग जगह बताना, हाँ, मतलब वहाँ उनकी दुकानदारी चलाने के लिए लोग करते हैं कुछ लोग, है ना। तो वैसे ही इस मामले में भी कि सबरी जी वहाँ थी, कोई बोलता है बंगलोर के आगे भगवान उनका बजरंगबली का जन्म हुआ था, तो कोई कहीं का बताएगा, तो वो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए कर रहे हो। लेकिन जो पुरातत्व विभाग बताता है या धार्मिक ग्रंथ बताते हैं उसको तो हमें मानना पड़ेगा ना, बाकी चीजों को तो दरकिनार किया जाता है। तो भगवान राम दंड कारण्य में लगभग 10 वर्ष रहे, और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है कि हम उस धरती पर रहते हैं जहां उनकी माता जी ने जन्म लिया था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो इस दिशा में मुझे लगता है कि विष्णुदेव साय जी की भी सरकार आगे बढ़ेगी। मामा भांचा का एक जो स्वरूप अपने छत्तीसगढ़ में और कहीं नहीं है ना, और कहीं नहीं, ये है अतिथि देवो भव। इसकी कल्पना देखिए, हमारे कल प्रांत प्रचारक जी जो बता रहे थे कि बता रहे थे कि हम लोगों ने भी देखा है कि वहाँ जो भी अतिथि आएंगे उनके पैर धोने की परंपरा आज भी है। वो अतिथि भी उसी भाव से है, और चरणामृत का बिल्कुल, तो चरणामृत लेते हैं। ये जो भाव छत्तीसगढ़ का है वो कहीं न कहीं भगवान राम के उस समय के आगमन के समय, और एक जो अतिथि देवो भव, ये तो पूरे देश की कल्पना है, परंतु छत्तीसगढ़ उसको साकार करता है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर जो इस बेल्ट में हम जाएंगे तो सिरपुर के उधर सिरपुर है, मैं बीच से निकला था तो उधर 20 किलोमीटर में सिरपुर, इधर 20 किलोमीटर में तुरतुरिया। सिरपुर में बौद्ध का वो है और तुरतुरिया में महर्षि वाल्मीकि का, वहीं पर लव कुश का जन्म हुआ, ऐसा एक वो आता है। तो ये सब शोध का विषय है, और उसमें पुरातत्व विभाग वाले अब उनकी भी दृष्टि किस प्रकार से कैसा होगा, लिंक जब करेंगे यहाँ से वहाँ तक जब जोड़ेंगे, जैसे गोविंद झुंझा देवपहरी के पास बोलते हैं, वहाँ से निकले थे, उसका नाम ही गोविंद झुंझा है। कहीं पर राम चबूतरा बना है। अब ये एक आस्था का भी विषय बन सकता है, परंतु इधर से आए थे तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पैर रखे थे वही पैर का ही वो आएगा। इस क्षेत्र से आए थे, ये हो गया तो ये पथगमन बन जाएगा, और उस प्रकार से काम चल रहा है पुरातत्व विभाग वाले। जी क्षमा चाहता हूँ। कुल मिलाकर हम तो वही कि छत्तीसगढ़ और अवध, ये पूरा भारतवर्ष, अखंड भारत कह लें, पूरा विश्व कह लें, भगवान राम का है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको जिस भी रूप में माने, जिस रूप में भी आप उनको पूजें, चाहे भाई के रूप में, राजा के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में, वनवासी के रूप में, जिस भी रूप में आप उनको पूजना चाहते हैं, जिस रूप में आप उनको मानते हैं, जहाँ भी आप मानते हो कि भगवान यहाँ भी आए थे, यहाँ भी आए थे, सब माने। और 22 जनवरी को जो भगवान राम अपने आवास में विराजमान होंगे, उस अवसर को चूकिए नहीं। बिल्कुल, बस आग्रह यही आखिरी में। देखिए एक चीज है, ये जो मैं उस समय भी शायद एक बार बताया था कि 1949 में उनका जब विग्रह का जो वो हुआ है, उसको बताने वाला कौन था? एक मुस्लिम वो है, क्या बोलते हैं अपने वहाँ पर चौकीदार टाइप का कहें या निरीक्षक जैसा था। तो उसने कहा कि मैं एकदम से आंखें चौंधिया गई, और मैं जब आंख खोला कुछ देर बाद मैं मतलब एक प्रकार से बेहोशी की अवस्था आ गई। जब देखा कुछ समय बाद तो वहाँ पर एक मूर्ति विराजमान है और भजन कीर्तन चल रहा है। ये बताने वाला भी वही था। अब उसको नकारने का काम जो भी किया होगा, वहाँ पर राम मंदिर की खुदाई में और इसमें उसमें जो जिन्होंने किया, जो चीज़ मिला है जो मिला है, वो करने वाले कौन है? मुस्लिम ही थे, मोहम्मद जी हैं। तो उन्होंने जो अंत में जो बोला कि मुझे आज की स्थिति में मैं देखता हूँ ये जो सारा कुछ है, तो हिंदू जीवन दृष्टि ये मुझे बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि इसमें जो जिस प्रकार के एक सबको अपना मानने का, सर्वे भवन्तु सुखिनः ये कहने का, ये इनके जो विचार है, हिंदू जो दर्शन है, उसको एक साकार रूप में मैं देखता हूँ। तो अयोध्या में वो भगवान राम के उस मंदिर का जो शिला लेख और जो कुछ भी मिला है, ये उसको प्रमाणित करता है। तो कुल मिलाकर के ये सब कहने वाले वो हैं, लेकिन विरोध करने वाले भी उस वर्ग से है। तो ये जो अभी तक के जो चला, वो एक प्रकार से नासमझी के कारण
उसको अब वो इतिहास में न जाना ज़्यादा अच्छा है। जी जी जी। उसके उसमें जाएंगे तो बहुत लंबी इतिहास जी, है। जी। इसलिए अभी जो कुछ भी है सबके मन को वो स्वीकार करते हुए और 22 जनवरी को अपना एक उसको एक राष्ट्र पुरुष के नाम से, ठीक है, आप मत मानो वो देवता थे कि वो थे, हम भी तो ये कहते हैं कि वो एक महापुरुष थे। हाँ, हीरो मान लो ना, हीरो मान लो जी। वो हमारे और विश्व स्तर पर उन बेजोड़ व्यक्तित्व है जी। कि वो चाहे भाई के रूप में, पति के रूप में, हर रिश्ते के रूप में, किसी भी रूप में हर ले रिश्ते सकते हैं, के। जी। आखिर में जैसे बोले ना कि रावण ने कहा कि शत्रु भी हो तो राम के जैसा हो, जी। तो कुल मिलाकर के सबके लिए एक मर्यादा का वो करते थे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम जो उनको कहा गया। और उनका 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा है वो भी कहाँ से, नेपाल से वो लेके आए, शिला जो लेकर के आए, उसका भी एक बड़ा वो हुआ था, उस यात्रा का बड़ा स्वागत हुआ। तो ये इस प्रकार से भाव निर्माण की बात, जो सारे विश्व को जोड़ने वाला जो तत्व है वो राम है, इसको मानते हुए और हम सभी के मन में वो भाव जागृत हो, बस इतना ही आग्रह उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो ये जब इस तरह की बात आती है तो मन होता है कि और कुछ जाने जुड़ावन भैया से, लेकिन समय की मर्यादा है, इसलिए इसको यहीं विराम दे रहे हैं। और 22 तारीख से पहले हम फिर कोशिश करेंगे कि ऐसे विद्वान लोग, ऐसे समाज को समर्पित जीवन जीने वाले लोग फिर से आएँ। और फिर हमें आपको भी बार बार होता है ना कुंडी खटकाना, तो कुछ लोग सोए रहते तो उन्हें कुंडी खटकाई जाती है, तो जागृत हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सोए हुए हैं उनकी भी कुंडी खटखटाने का काम हम लोग निरंतर करते रहेंगे। और वही आग्रह कि इंतजार 22 तारीख का हम सबको है। और जो व्यवस्था चैनल के माध्यम से मैं भी सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि उस दिन एक मंदिर को केंद्र मान करके और जहाँ पर भी ये आयोजन हो रहा है सब पूरा परिवार उस दिन सम्मिलित हो, ऐसा मेरा भी विशेष आग्रह है। और आपके चैनल को बहुत बहुत इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। और आप सब भी इसमें लगातार लगे हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत नमस्कार आपको। आपने समय हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए निकाला, शुक्रिया उसके लिए, और धन्यवाद भैया आपको समय निकालने के लिए। नमस्कार।